नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रितिका शर्मा। आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का मीडिया पर हमला, ट्वीट करके कहा ज्यादातर समाचार माध्यमों पर फांसीवादी हितों ने किया कब्जा। झूठी खबरों के जरिए फैला रहे नफरत की कहानी, राहुल मंगलवार से वीडियो संदेश के जरिए साझा करेंगे विचार। राजस्थान कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद विधायकों को होटल में किया गया शिफ्ट। बैठक में 107 विधायकों के शामिल होने का दावा। वहीं कांग्रेस की अपील, पार्टी फोरम पर सुलझाएं मतभेद। सीएलपी मीटिंग में कांग्रेस ने पास किया प्रस्ताव, बीजेपी पर लगाया लोकतंत्र के चीरहरण का आरोप। राजस्थान की जनता का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी कांग्रेस। वहीं कोरोना संकट के बीच देश की जनता को एक और झटका, जून में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 6.09% पर पहुंची। सरकार ने जारी किए आंकड़े। और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई का ऐलान, अगले 5 से 10 सालों में भारत में 75,000 करोड़ का निवेश करेगा गूगल। इक्विटी, इन्वेस्टमेंट्स, पार्टनरशिप और ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम इंडस्ट्री में लगाएगा पैसा। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारतीय मीडिया के बड़े हिस्से पर गंभीर सवाल उठाया है। राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा है, भारतीय न्यूज मीडिया के बड़े हिस्से पर फासिस्ट समर्थक ताकतों ने कब्जा कर लिया है। टीवी चैनलों, व्हाट्सएप और झूठी खबरों के जरिए नफरत से भरी सोच देश भर में फैलाई जा रही है और ये सोच देश के ताने बाने को तार तार कर रही है। मैं चाहता हूं कि जो लोग सच जानने में दिलचस्पी रखते हैं उन तक करंट अफेयर्स, इतिहास और देश के सामने मौजूद संकट से जुड़ी सही बातें साफ लफ्जों में पहुंचाई जाएं। कल से मैं अपने विचार वीडियो के जरिए आपके साथ शेयर करूंगा। और वहीं कोरोना संकट के बीच देश की जनता को एक और झटका लगा है। जून में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 6.09% हो गई है। सरकार ने ये आंकड़े जारी किए हैं। देश भर में इस दौरान आर्थिक गतिविधियां बंद थी। इसके बावजूद खुदरा महंगाई दर में ये तेजी आई है। रिटेल इन्फ्लेशन बढ़ने की सबसे बड़ी वजह खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ने और ट्रांसपोर्टेशन की महंगाई है। इससे पहले आपको बता दें, अप्रैल और मई में सरकार ने लॉकडाउन की वजह से महंगाई के आंकड़े जारी नहीं किए थे। सरकार ने तब कहा था कि लॉकडाउन की वजह से डाटा नहीं जुटाया जा सका है, जिसकी वजह से महंगाई दर का आंकड़ा नहीं जारी किया जाएगा। और इस साल मार्च में ये दर 5.91% पर थी। वहीं जनवरी में 2020 में खुदरा महंगाई की दर 7.59% थी। वहीं पिछले साल दिसंबर में खुदरा महंगाई की दर 7.35% रही थी। खुदरा महंगाई दर रिजर्व बैंक की तरफ से तय 6% सीमा से ज्यादा हो चुकी है। सरकार ने आरबीआई के लिए महंगाई दर 4% के दायरे में सीमित रखने को कहा है। बढ़ते हैं आगे। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख के चुशुल में मंगलवार को कोर कमांडर स्तर की वार्ता होगी। इस बातचीत में दोनों देशों के बीच एलएसी से सेना को पूरी तरह हटाने और तनाव कम करने पर चर्चा होगी। बैठक में पूर्वी लद्दाख से सैनिकों को हटाने और एलएसी पर शांति बढ़ाने के रोड मैप पर चर्चा होगी। आपको बता दें, गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद भारत और चीन के बीच कई राउंड्स की बातचीत हो चुकी है और पिछले दिनों भारतीय सेना ने बताया था कि पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में जमीनी स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की बातचीत के बाद ही सैनिकों को हटाने की अगले चरण की प्रक्रिया शुरू हो गई। वहीं चीन ने गोगरा, हॉट स्प्रिंग्स और गलवान घाटी से अपने सैनिकों को पीछे हटा लिया है। चीनी ने पेंगोंग त्सो में 4 फिंगर इलाके से भी अपने सैनिक कम किए थे। जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निवास पर बैठक के बाद कांग्रेस और कांग्रेस के समर्थक विधायक होटल पहुंच गए हैं। विधायकों के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी होटल पहुंचे हुए हैं और विधायकों को जयपुर में दिल्ली रोड के होटल फेयरमाउंट में ले जाया गया है। सभी विधायकों को मुख्यमंत्री निवास से 4 लग्जरी बसेस के जरिए दिल्ली रोड स्थित होटल फेयरमाउंट में ले जाया गया और अब ये सभी विधायक 2 दिन तक होटल फेयरमाउंट में ही रहेंगे। नहीं, कोई बाड़ेबंदी नहीं है। वो भी महज 1 महीने के अंदर कोई बाड़ेबंदी नहीं है। तो फिर बसें क्यों लगाई इन विधायकों को? आप कहाँ लेकर जा रहे हैं? कोई बाड़ेबंदी नहीं है। तो लेके कहाँ जा रहे हैं सर? इतना सस्पेंस किस बात का है? सस्पेंस किस बात का है? टोटल कितने हैं? नंबर आपके पास कितने हैं? 115। कहाँ जा रही है? बचाने ऐसे बचाने जा रहे हैं। बचाने जा रहे हैं। हाजी साहब,
यहाँ मीटिंग होगी, उसके बाद हम पार्टी को ब्रीफ करेंगे कि ये स्थिति है, ये बात है। पर हमारी पार्टी ने स्पष्ट उस समय राज्यसभा में तो ये मानना था कि वोट उनके पास काफी हैं, लेकिन आज ये बात सही साबित होगी कि उसी समय इनका षड्यंत्र चल रहा था। मैं यही जवाब दे रहा हूँ, यही षड्यंत्र था। उस समय मैं पार्टी को समझाना चाह रहा था, पार्टी को समझ में नहीं आया कि 123 वोट है। आज पार्टी ये मान रही है, अगर ऐसी स्थिति है तो हम किसी भी सूरत में भाजपा के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। वहीं सीएम आवास पर हुई कांग्रेस विधायकों की बैठक में विधायकों ने सीएम अशोक गहलोत के समर्थन में प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव में कहा गया है कि 1.5 साल का अशोक गहलोत सरकार का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा रहा। बैठक में कोरोना संकट और आर्थिक मंदी को लेकर गहलोत सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों की तारीफ की गई है। प्रस्ताव में बीजेपी पर सरकार गिराने की साजिश करने का आरोप भी लगाया गया है। बीजेपी में विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया गया है। प्रस्ताव में कहा गया है कि बीजेपी लोकतंत्र का चीरहरण कर रही है। ये राजस्थान के 8 करोड़ लोगों का अपमान है। प्रस्ताव में कांग्रेस विधायकों ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी के नेतृत्व में आस्था जताते हुए राजस्थान की जनता की सेवा के प्रति संकल्प दोहराया है। जो पांडे जी ने कहा है, एआईसीसी के जो निर्देश होंगे उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। सर, कितने विधायक अभी अंदर आपके आए बसों में? एग्जैक्ट तो मैं अंदर नहीं गया अभी तक, तो मैं नंबर गेम क्या है सर, वो एक बार बता दीजिए। नंबर ऑफ गेम बहुत अच्छा है नंबर ऑफ गेम। और वहीं राजस्थान में जारी सियासी संकट के बीच जयपुर पहुंचे कांग्रेस नेताओं ने नाराज विधायकों से अपील की है कि वो आपसी बातचीत के जरिए मतभेद को सुलझाएं। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि पार्टी फोरम पर विवाद को सुलझाना चाहिए। सुरजेवाला ने कहा कि निजी लड़ाई में सरकार को नहीं गिराना चाहिए। कांग्रेस ने कहा कि विवाद सुलझाने के लिए सभी दरवाजे खुले हुए हैं। व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा वाजिब हो सकती है, पर राजस्थान व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा से बड़ा है। राजस्थान की जनता के हित, राजस्थान की तरक्की, राजस्थान में कोरोना से लड़ाई, राजस्थान के जनमानस के तक एक एक कोने तक प्रगति पहुंचाना हर व्यक्ति से, वो चाहे मुख्यमंत्री हो या उप मुख्यमंत्री हो, विधायक हो या मंत्री हो, उनसे बड़ा है। कांग्रेस की चुनी हुई सरकार राजस्थान की जनता की सेवा के लिए है, और अगर कोई मतभेद है तो कांग्रेस पार्टी के, कांग्रेस आलाकमान के सब दरवाजे समेत श्री सचिन पायलट के सब विधायक साथियों के लिए सदैव खुले थे, खुले हैं और सदैव खुले रहेंगे। इसके साथ ही सुरजेवाला ने कहा कि पिछले 48 घंटे में उनकी सचिन पायलट और बाकी विधायकों से कई बार बात हुई है, लेकिन क्या बात हुई है ये मीडिया के सामने नहीं उजागर किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जिस घर में बर्तन होते हैं वहां वो आवाज करते हैं। राजस्थान में हमारे पास पूर्ण बहुमत है, कुछ विधायक नाराज हैं, उनकी नाराजगी को जल्द दूर कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान में गहलोत सरकार स्थिर है और उसके पास पूर्ण बहुमत है। परिवार में, वो हमारे यहाँ हरियाणा और राजस्थान में कहावत है, जिसके घर में बर्तन होते हैं उसी के यहाँ खटकते हैं, जहां बर्तन ना हो उसके यहाँ खटकते भी नहीं। तो ये पुरानी हरियाणा राजस्थान की कहावत है। इसलिए परिवार में कोई समस्या है, उसका हल परिवार के पास निकलेगा, उसका हल कहीं और नहीं निकल सकता। अगर आप परिवार से टूटकर कहीं और जाएंगे तो परिवार को भी नुकसान होगा और आपको भी नुकसान होगा। पर हमारे साथी बुद्धिमान हैं, मुझे विश्वास है कि वो ऐसा नहीं करेंगे। जयपुर स्थित राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में सचिन पायलट के पोस्टर्स की वापसी हो गई है। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने सचिन पायलट के पोस्टर्स को दोबारा लगा दिया है। दरअसल सुबह से नाराज होकर कुछ कार्यकर्ताओं ने सचिन पायलट के पोस्टर्स को कांग्रेस दफ्तर से हटा दिया था। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पुनिया ने कहा कि सचिन पायलट प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। जिन लोगों ने पोस्टर्स हटाए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। निर्देश अभी तक आए नहीं है, कोई ऑफिशियल कोई घोषणा हुई नहीं है, तो फिर किस प्रकार से और किसने पोस्टर हटवाए, उसको लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लाए और प्रदेश कांग्रेस के बाहर लगाने का काम किया। और इसका विरोध हम करते हैं कि उन्हें सामाजिक तत्वों को सरकार जल्द से जल्द गिरफ्तार करवाए, जिससे कि एक सरकार का पूरे राजस्थान में एक अच्छा संदेश है।
और वहीं राजस्थान में 2 कांग्रेस नेताओं के ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की है। कांग्रेस प्रवक्ता सुरजेवाला ने आयकर विभाग की छापेमारी पर कहा है कि बीजेपी राजस्थान में सरकार गिराने की साजिश रच रही है। सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी कांग्रेस नेताओं और विधायकों को डरा रही है। भारतीय जनता पार्टी के 3 अग्रिम विभाग हैं, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है बीजेपी की। एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, एक है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और एक है सीबीआई। जब भी प्रजातंत्र की हत्या मोदी सरकार और भाजपा को करनी होती है तो भाजपा के ये तीनों अग्रिम विभाग सबसे पहले आगे आकर खड़े हो जाते हैं। कल देर रात और आज सुबह से भाजपा के वो अग्रिम विभाग एक बार फिर राजस्थान की वीर भूमि पर कायरता दिखाने के लिए उतर आए हैं, दुर्भावना और गलत मंशा से। राजस्थान में सियासी संकट पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी इस्तीफा दिलाने और सदस्यता दिलाने की सौदेबाजी कर रही है और प्रजातंत्र की हत्या करने का काम कर रही है। किस बात की नाराजगी है? वे उप मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, तो ऐसी कौन सी नाराजगी है जिसकी वजह से वे इतने नाराज हो गए? अगर नाराजगी भी है तो हमारा नेतृत्व है दिल्ली में, उनसे चर्चा करें, बातचीत करें। जनमत को खरीदा जा रहा है, जनमत को की नीलामी हो रही है। जिस प्रकार से उन्होंने कर्नाटक में किया, गोवा में किया, मणिपुर में किया, मेघालय में किया, अरुणाचल में किया, मध्य प्रदेश में किया, अब वही प्रक्रिया वो राजस्थान में अपनाने में लगे हुए हैं। और वहीं बीजेपी विपक्ष के इन आरोपों को बेबुनियाद बता रही है। उसका दावा है कि ये सारी उथल पुथल कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई की वजह से हो रही है। इस पूरे एपिसोड में बीजेपी का कोई लेना देना नहीं। ये षड्यंत्र, ये जो सारी की सारी अंतर्कल है, ये उनके आपस में खींचतान मुख्यमंत्री के पद को हथियाने की थी। एक तरफ अशोक गहलोत चाहते मुख्यमंत्री बन के रहना, दूसरी तरफ सचिन पायलट चाहते थे। तो इसीलिए बीजेपी का इसमें कोई रोल नहीं। चलिए बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं, चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काले ताज की, हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है। यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान। स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acre of lush green campus, hostel facility, admissions open for engineering, pharmacy, dental, computer application, management and agriculture. भाभा यूनिवर्सिटी at होशंगाबाद रोड भोपाल। Call 91650 25500। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और गैंगस्टर विकास दुबे एनकाउंटर मामले की मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर विकास दुबे और उसके साथियों के एनकाउंटर की जांच सीबीआई, एनआईए या कोर्ट की निगरानी में कराए जाने की मांग की गई है। सीजेआई एसए बोबड़े की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। चीफ जस्टिस के साथ जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस ए बोपन्ना भी सुनवाई करेंगे। आपको बता दें कि कानपुर के बिकरू गांव में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के बाद विकास दुबे फरार हो गया था, जिसे मध्य प्रदेश के उज्जैन में गिरफ्तार किया गया, लेकिन कानपुर के पास उसका एनकाउंटर कर दिया गया था और इस एनकाउंटर पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है।
और वहीं कानपुर मुठभेड़ और विकास दुबे एनकाउंटर की जांच के लिए जांच आयोग बिकरू गांव पहुंचा है। रिटायर्ड जस्टिस बिकरू गांव में वहां गए जहां पर मुठभेड़ में 8 पुलिस वाले शहीद हो गए थे। इसके बाद उन्होंने गांव वालों से घटना के बारे में जानकारी ली। मुठभेड़ में विकास दुबे के रिश्तेदार प्रेम प्रकाश और अतुल दुबे मारे गए थे। आपको बता दें कि एनकाउंटर की जांच इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस शशिकांत अग्रवाल को सौंपी गई है और इस एक संसदीय न्यायिक आयोग को 2 महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश में मंत्रियों के विभागों के बंटवारे के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पहली बार औपचारिक रूप से कैबिनेट की बैठक बुलाई। सीएम शिवराज ने मंत्रियों को नसीहत देते हुए कहा कि सप्ताह में 1 दिन जरूर विभाग की समीक्षा करें। इसके लिए दिन सोमवार का रखें। कम से कम 4 दिन क्षेत्र का दौरा करें। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री के संकल्प आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश जरूरी है। और वहीं छत्तीसगढ़ से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। छत्तीसगढ़ में मंगलवार शाम 4 बजे संसदीय सचिवों का शपथ ग्रहण होगा। इस शपथ ग्रहण में 3 महिला विधायकों समेत 12 विधायकों को संसदीय सचिव बनाया जाएगा। बीजेपी सरकार के दौरान कांग्रेस ने संसदीय सचिवों की नियुक्ति का विरोध किया था। बीजेपी सरकार में 11 संसदीय सचिवों की नियुक्ति की गई थी। तब विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस ने संसदीय सचिवों की नियुक्ति को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में 90 में से 69 सीटों पर जीत हासिल की थी और छत्तीसगढ़ कैबिनेट में 12 सदस्यों को ही जगह मिल सकती है और ऐसे में कुछ विधायकों को संसदीय सचिव बनाकर असंतोष दूर करने की कोशिश हो रही है। और वहीं कोरोना संकट के बीच जेडीयू लगातार बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है। जनता दल यूनाइटेड ने 16 जुलाई को अहम बैठक बुलाई है, जिसमें पार्टी के सभी जिला अध्यक्षों, जिला संगठन प्रभारियों, क्षेत्रीय प्रभारियों के साथ साथ विधानसभा प्रभारियों भी शामिल होंगे और ये बैठक 3 पालियों में होगी। जिसके बाद 7 अगस्त को पार्टी वर्चुअल रैली करेगी, जिसे राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संबोधित करेंगे। जेडीयू के चुनावी अभियान पर आरजेडी और कांग्रेस ने हमला बोला है। विपक्ष का कहना है कि सरकार को जनता की जान की चिंता नहीं है। कोरोना के खिलाफ कैसे जंग लड़ी जाए, इसके लिए सरकार जेडीयू कोई प्लानिंग नहीं की है, लेकिन अपनी सत्ता के लिए ये वर्चुअल रैली के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। बिहार की जनता इनको इस बार एक्चुअल में धूल चटाएगी चुनाव में। ये लाख वर्चुअल डिजिटल कर ले, एक्चुअल में इनको कोई फायदा होने वाला नहीं है। बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि जेडीयू का राजनीति बिहार विधानसभा चुनाव के बाद साफ कर दिया जाएगा। तो ये जो सोच है बीजेपी और जेडीयू की, वो एक एंटी पीपल सोच है। अरे जब पटना में और राज्य के 20 जिलों में आपने लॉकडाउन घोषित कर दिया है, उसके बावजूद आप घूम रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं, इसका मतलब आप कहीं न कहीं उस कानून का उल्लंघन कर रहे हैं जो कोविड-19 के तहत बना है। तो कांग्रेस पार्टी बीजेपी और जेडीयू को आगाह करती है कि अगर बिहार में संक्रमण इसी तरह से बढ़ता रहा और मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती रही, तो इसका मतलब साफ है कि बीजेपी जेडीयू जिम्मेदार है बिहार में संक्रमण बढ़ाने के लिए, बीमारी बढ़ाने के लिए, और कल को अगर जान माल का नुकसान होने लगा तो ये जवाबदेही नीतीश कुमार जी को और सुशील मोदी जी को लेनी होगी। और वहीं कोरोना के बढ़ते आंकड़ों से सहमे बिहार के लोगों के बीच अब एक और दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है। ये तस्वीरें पटना स्थित एम्स की हैं, जिसमें कोरोना संक्रमित मरीज को अस्पताल में जगह नहीं मिलने पर वो अस्पताल के बाहर फर्श पर ही लेटा दिख रहा है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी सोशल मीडिया में इसका वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि पटना एम्स के फुटपाथ पर लेटा व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है। सरकार, प्रशासन और अस्पताल कोई नहीं सुन रहा है। बिहार में कोरोना के हालात बहुत भयावह हैं। आने वाले दिनों में स्थिति बेकाबू होने वाली है। सरकार जांच नहीं कर रही है तो आंकड़े छुपा रही है। बिहार को अब भगवान ही बचा सकता है। क्या मामला है? मामला ये है कि बोले कि अंडर सेक्रेटरी है होम डिपार्टमेंट के, तो इनका ट्रीटमेंट कर दीजिए कोविड-19 के। देखिए हमने नहीं लेंगे, जगह नहीं है। कहाँ से आप आए हैं? हम जगदलपुर से आए हैं, रूपसपुर गांधीपुरम से। कितना बजे आए हैं इसमें? 10:30 बजे। उस घर से कोई मतलब सुनवाई नहीं हो रहा है? कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। इस हॉस्पिटल में कोई रिस्पॉन्स नहीं है।
पल्स रेट घट रहा है, ऑक्सीजन घट रहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अमरनाथ यात्रा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने अमरनाथ बर्फानी लंगर संगठन की ओर से दायर याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अमरनाथ यात्रा का आयोजन और उसके दौरान स्वास्थ्य के लिए बरती जाने वाली सावधानियों पर फैसला लेना सरकार का काम है। साथ ही कहा कि जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, जहां कोरोना को लेकर केंद्र सरकार की गाइडलाइंस लागू होती हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई दखलंदाजी नहीं करेगा। दरअसल कोरोना संकट को देखते हुए अमरनाथ बर्फानी लंगर संगठन ने अमरनाथ यात्रा पर रोक लगाने और बाबा बर्फानी के दर्शन लाइव दिखाने की मांग की थी। बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की बहाली के मामले में सुनवाई 2 दिन के लिए टल गई है। अब इस मामले में 15 जुलाई को अंतिम सुनवाई होगी। जस्टिस यूयू ललित की बेंच मामले की सुनवाई कर रही है। आपको बता दें, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को 40 से 45% से ज्यादा अंक पाने वाले छात्रों की लिस्ट सीलबंद लिफाफे में देने को कहा है। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। RKDF यूनिवर्सिटी, a वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, जहां स्टूडेंट्स को ये ध्यान में रखकर पढ़ाया जाता है कि वो जॉब क्रिएटर्स बन सके, न कि सिर्फ जॉब सीकर्स। So join NIRF ranked university and become CEO of your company. At RKDF University, we focus on all-round development of a student. Courses offering BA, BCom, MA, MCom, BBA, MBA, BSW, MSW, B.Ed, D.Ed, M.Ed. Visit RKDF University at Gandhinagar, Bhopal or call on toll-free number 1800-2700-320. श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी का MP में पहला AICTE न्यू दिल्ली प्रमाणित स्कूल ऑफ डिजाइन, जहां है इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन एंड टेक्सटाइल डिजाइन कोर्सेज। या चुने श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस, जहां है इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, होम्योपैथी, लॉ, डेयरी टेक्नोलॉजी और BHMS जैसे कई कोर्सेज। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें स्कूल ऑफ डिजाइन की वेबसाइट www.sssutms.co.in या कॉल करें 9826293590। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गूगल के CEO सुंदर पिचाई से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। इसकी जानकारी देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हमने कई विषयों पर बात की है, विशेष रूप से भारत के किसानों, युवाओं और उद्यमियों के जीवन को बदलने के लिए प्रौद्योगिकी की शक्ति का लाभ देने के मसले पर अच्छी चर्चा हुई। इस दौरान CEO सुंदर पिचाई ने कहा कि डिजिटल इंडिया के लिए गूगल अगले 5 से 10 सालों में 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करने वाला है। गूगल का ये निवेश इक्विटी, इन्वेस्टमेंट, पार्टनरशिप और ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम इंडस्ट्री में होगा। उन्होंने बताया कि भारत के ग्रामीण इलाकों में लोगों को डिजिटल बनाने के लिए इंटरनेट साथीज का इस्तेमाल हो रहा है। पिचाई ने बताया कि महज 2 सप्ताह में गूगल के जरिए PM केयर्स फंड में 120 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। पिचाई ने बताया कि भारत में 26 मिलियन छोटे और मध्यम बिजनेस गूगल पर सर्च करने योग्य हैं। Today, I'm excited to announce the Google for India Digitization Fund. Through this effort, we will invest 75,000 crore rupees, or approximately $10 billion, into India over the next 5 to 7 years. We will do this through a mix of equity investments, partnerships, and operational infrastructure and ecosystem investment. That Google is making a huge investment in the Google India Digitization Fund. Google today is a global brand. Not only a brand simpliciter, but a defining platform of change, of empowerment. वहीं भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई ने देश की 2 बड़ी कंपनियों एयरटेल और वोडाफोन को बड़ा झटका दिया है। ट्राई ने उन खास प्लान्स को रोक दिया गया है जिसमें हाई स्पीड इंटरनेट देने का वादा किया गया था। इन प्लान्स को रोकने के बाद ट्राई ने दोनों कंपनियों से कई सवाल भी पूछे हैं। सूत्रों के मुताबिक ट्राई ने दोनों कंपनियों से पूछा है कि क्या कंपनी कुछ खास उपभोक्ताओं को ज्यादा तरजीह दे रही है। विशेष प्लान के जरिए अधिक भुगतान करने वाले ग्राहकों को फायदा होगा, लेकिन क्या अन्य ग्राहकों की सेवा में गिरावट आएगी।
बढ़ते हैं आगे। सीबीएसई ने 12वीं क्लास के नतीजे घोषित कर दिए हैं और इस साल 88.78% छात्र पास हुए हैं। सबसे खास बात यह है कि सीबीएसई के 12वीं क्लास के रिजल्ट में इस साल कोई मेरिट नहीं रखा गया है। 400 स्टूडेंट्स के नतीजे जारी नहीं हो पाए हैं और इनके नतीजे सीबीएसई बाद में जारी करेगा। सीबीएसई में इस साल भी लड़कियों ने बाजी मारी है। लड़कों के मुकाबले लड़कियों का रिजल्ट 5% बेहतर रहा। 12वीं इस साल 92.15% लड़कियां पास हुई हैं, वहीं जबकि लड़कों का पासिंग प्रतिशत 86.19 रहा। वहीं 12वीं में क्षेत्रवार त्रिवेंद्रम क्षेत्र का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा। त्रिवेंद्रम में 97.67% छात्र पास हुए हैं। कैसा लगा रिजल्ट? बहुत बढ़िया था, अच्छा रहा। कितना आया आपका? 95.2। कैसे मेहनत करके लाए सर, थोड़ा सा बताओ जी ना। बस वही 2 साल की मेहनत और रिवीजन बार बार करना चाहिए और प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और जो बोर्ड में आ चुके हैं पेपर पुराने, वो सब। रिजल्ट आया, कैसे देख रहे हो आप? थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था बट ओके, रिवैल्यूएशन के लिए देना पड़ेंगे कुछ सब्जेक्ट्स। कितना आया आपका? 90%। बहुत मतलब लाइक 8-9 आवर्स तो रोज़ पढ़ना ही पड़ता है, मतलब ऐसे तो होता नहीं है कुछ भी, तो यू हैव टू डू एवरीथिंग एंड हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। बढ़ते आगे। दिल्ली में कोरोना मरीजों की मदद के लिए दूसरा प्लाज्मा बैंक भी शुरू हो गया है। इसे एलएनजेपी अस्पताल के ब्लड बैंक विभाग में तैयार किया गया है, जहां एक दिन में 15 लोगों के प्लाज्मा दान करने का इंतजाम है। आपको बता दें कि एलएनजेपी अस्पताल को 200 प्लाज्मा थेरेपी की अनुमति मिली है और इससे पहले आईएलबीएस हॉस्पिटल में दिल्ली का पहला प्लाज्मा बैंक बनाया गया था, जहां प्लाज्मा डोनेट करने वाले कम और अस्पतालों से प्लाज्मा लेने वाले ज्यादा पहुंच रहे थे। ऐसे में अब एलएनजेपी में दूसरा प्लाज्मा बैंक बनाने से आईएलबीएस हॉस्पिटल वाले प्लाज्मा बैंक से दबाव कम होगा। वहीं उत्तर बिहार में लगातार हो रही बारिश से उफनाई नदियां तबाही मचाने लगी हैं। अधिकांश नदियां लाल निशान से ऊपर बह रही हैं। मुजफ्फरपुर में बागमती खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ओराई के बबगांवा पश्चिमी बागमती तटबंध के अंदर विस्थापित परिवारों के करीब 1000 घरों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। वहीं नाव के सहारे लोग सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। दरभंगा की बात करें तो वहां कोसी नदी का पानी धीरे धीरे कई गांवों में फैल चुका है। बात करें असम की तो वहां भी बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। यहां 20 जिले बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, जिससे राज्य के 20 जिलों में 6 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हो गए हैं। कई गांव पानी में डूब गए हैं और बाढ़ के पानी से फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। करीब 86,082 हेक्टेयर क्षेत्र में लगी फसल डूब गई है। ब्रह्मपुत्र नदी कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।